शहर की सबसे पुरानी और सबसे भीड़भाड़ वाली लालबाग मार्केट में आज कुछ ज़्यादा ही रौनक थी। हर तरफ गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़ और दुकानदारों की आवाज़ें गूंज रही थी। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 30 से 32 साल होगी, एक दुकान से दूसरी दुकान भटक रही थी। उसने एक बहुत ही साधारण सा नीला रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। पैरों में सिंपल सी सैंडल थी और चेहरे पे कोई मेकअप नहीं था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति और आंखों में एक प्यारी सी चमक थी। ये लड़की थी एसपी नेहा सिंह, शहर की नई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन आज वो एसपी नहीं, बल्कि सिर्फ एक बड़ी बहन थी जो अपनी छोटी बहन रिया की शादी के लिए सबसे सुंदर साड़ी खरीदने आई थी। ड्यूटी और जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो इस पल को जीना चाहती थी। बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी तामझाम के वो एक आम लड़की की तरह इस बाजार की गलियों में घूम रही थी। उसे ये सादगी बहुत पसंद थी। घूमते घूमते उसकी नज़र एक बहुत पुरानी और बड़ी दुकान पर पड़ी, जिसका नाम था सेठ रामप्रसाद ज्वेलर्स। दुकान बाहर से जितनी पुरानी लग रही थी, अंदर से उतनी ही भरपूरी थी। नेहा ने सोचा, पुरानी दुकान है, यहाँ ज़रूर कुछ अच्छा और पारंपरिक मिलेगा। वो दुकान के अंदर चली गई। अंदर गद्दों पर सफ़ेद चादरें बिछी थीं और दुकान का मालिक सेठ रामप्रसाद एक मोटा चश्मा लगाए गद्दी पर बैठा था। उसके चेहरे पर ग्राहकों के लिए कोई मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी अकड़ थी। नेहा को देखकर उसने बिना किसी उत्साह के अपने सहायक को आवाज़ दी, अरे बंटी देखो, मैडम को क्या चाहिए? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, मुझे शादी के लिए एक अच्छी बनारसी साड़ी चाहिए। बंटी नाम का लड़का बेमन से कुछ साड़ियाँ निकालकर उसके सामने फेंकने लगा। नेहा को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो चुप रही। वो अपनी बहन की शादी की खुशी में कोई बखेड़ा नहीं करना चाहती थी। लगभग 1 घंटा बीत गया। नेहा धैर्य से एक एक साड़ी देख रही थी, लेकिन सेठ रामप्रसाद की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। वह बीच बीच में ताने कस रहा था, बहन जी कुछ पसंद भी आ रहा है या बस देखना ही है? हमारे पास और भी ग्राहक हैं। नेहा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसकी नज़र एक कोने में रखी बैंगनी रंग की साड़ी पर पड़ी। उस साड़ी पर सोने के धागों से बहुत ही बारीक काम किया गया था। वो साड़ी जैसे रिया के लिए ही बनी थी। नेहा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। भैया वो वाली साड़ी दिखाइए प्लीज़, उसने कहा। सेठ ने बेमन से वो साड़ी निकाली। साड़ी हाथ में आते ही नेहा को उससे प्यार हो गया। उसने दाम पूछा। सेठ ने जानबूझकर दाम बढ़ाकर बताया। नेहा को मोल भाव करना नहीं आता था और नहीं वो करना चाहती थी। उसने चुपचाप पर्स से पैसे निकाले और साड़ी खरीद ली। दुकान से बाहर निकलते हुए उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा, रिया ये साड़ी पहनकर कितनी सुंदर लगेगी। वह खुशी खुशी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक उसकी नज़र साड़ी के पैकेट पर पड़ी, जो थोड़ी खुली हुई थी। उसने साड़ी के पल्लू का कोना बाहर निकाला और उसे ठीक से देखने लगी। अचानक उसका दिल बैठ गया। साड़ी के पल्लू का एक धागा बुरी तरह से खींचा हुआ था और वहाँ एक छोटा सा छेद भी था। ये एक डिफेक्टिव पीस था। उसका चेहरा उतर गया। वो उल्टे पांव दुकान की तरफ भागी। उसने काउंटर पर साड़ी रखते हुए कहा, सेठ जी ये देखिए, ये साड़ी तो डिफेक्टिव है, इसका धागा टूटा हुआ है। सेठ रामप्रसाद ने साड़ी को एक नज़र देखा और फिर नेहा को ऐसे दिखने लगा जैसे वो कोई चोर हो। बहन जी, साड़ी दुकान से बाहर जाने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आपने ही इसे खराब किया होगा। नेहा हैरान रह गई। मैंने तो अभी पैकेट खोला भी नहीं है ठीक से। आपने चेक करके क्यों नहीं दी? दुकान का सहायक बंटी भी बीच में कूद पड़ा। अरे तुम जैसे लोग रोज आते हैं, अच्छी साड़ी ले जाकर पुरानी या खराब साड़ी वापस करने की कोशिश करते हो। नेहा का खून खौल गया। अपमान की ये आग उसके दिल तक पहुंच गई। तमीज से बात कीजिए, मैं बस ये कह रही हूं कि मुझे ये साड़ी बदलनी है। सेठ अकड़ कर बोला, कोई अदली बदली नहीं होगी और पैसे वापस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए जाइए यहाँ से, हमारा टाइम खराब मत कीजिए। नेहा ने शांति से कहा, देखिए आप एक ग्राहक के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा अधिकार है। अधिकार? सेठ जोर से हंसा। जाकर बुला ले जिसे बुलाना है, पुलिस भी हमारे जेब में रहती है। ये सुनकर नेहा के सब्र का बांध टूट गया। बात बढ़ने लगी। दुकान के आसपास भीड़ जमा हो गई। सेठ रामप्रसाद ने अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाया। हाँ इंस्पेक्टर जी, मैं रामप्रसाद बोल रहा हूँ कपड़े की दुकान से। मेरी दुकान पर एक औरत बखेड़ा कर रही है। हाँ जरा जल्दी आ जाए। 10 मिनट के अंदर पुलिस की एक जीप वहां आकर रुकी। जीप से एक घमंडी और मोटे पेट वाला इंस्पेक्टर उतरा, जिसकी वर्दी पर विजय कुमार नाम की प्लेट लगी थी। आते ही उसने माहौल को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे नेहा पर रौब झाड़ने लगा।
उसने नेहा से पूछा। क्या बात है, क्यों परेशान कर रही हो सेठ जी को? ऑफिसर, मैंने इस दुकान से एक साड़ी खरीदी थी जो खराब निकली। अब ये लोग इसे बदलने से मना कर रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। नेहा ने शांति से अपनी बात रखी। तभी सेठ रामप्रसाद ने इंस्पेक्टर विजय के कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, इंस्पेक्टर जी, आप बस मामला रफा दफा कीजिए, आपका ध्यान रखा जाएगा। उसने चुपके से कुछ नोट विजय की जेब में डाल दिए। पैसे जेब में जाते ही विजय के तेवर और बदल गए। वो पूरी तरह से सेठ के पक्ष में था। वो नेहा पर चिल्लाया, ऐ लड़की, ज्यादा होशियारी मत दिखा, शरीफ लोगों पर झूठे इल्जाम लगाती है, चल निकल यहां से, वरना धोखाधड़ी के केस में अंदर कर दूंगा। नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक पुलिस वाला, कानून का रखवाला, खुलेआम एक अपराधी का साथ दे रहा था। उसमें गहरी सांस ली और कहा, इंस्पेक्टर जी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं, आप बिना जांच किए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। नेहा ने सोचा कि वो अपनी पहचान बता दें, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। वो देखना चाहती थी कि ये भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। मैं अपनी पहचान, वो बस इतना ही कह पाई थी कि विजय जोर से हंसा। पहचान? क्या पहचान है तेरी? 2 कौड़ी की औरत बड़े लोगों से जबान लड़ाती है। चल, बहुत हुआ तेरा नाटक, चल थाने। विजय ने महिला कांस्टेबल को इशारा किया। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती जीप की तरफ घसीटने लगी। नेहा ने कोई विरोध नहीं किया। वो चुपचाप जीप में बैठ गई। उसका दिल अपमान और गुस्से से जल रहा था। ये उसका अपमान नहीं था, ये उसकी वर्दी का अपमान था, उस सिस्टम का अपमान था जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी। जीप थाने की ओर बढ़ रही थी और नेहा बाहर देखती रही। बाजार की वही भीड़, वही रौनक, लेकिन अब उसे सब कुछ धुंधला लग रहा था। थाने पहुंचकर उसे बिना कुछ पूछे सीधे हवालात में डाल दिया गया। लोहे के ठंडे दरवाजे के पीछे नेहा अकेली खड़ी थी। उसका पद, उसका सम्मान, सब कुछ उस हवालात में कैद हो गया था। उसी थाने में एक और सब इंस्पेक्टर तैनात था जिसका नाम था राजेश मेहता। राजेश एक बहुत ही ईमानदार और सुलझा हुआ इंसान था। वो अपनी ड्यूटी को पूजा समझता था। जब ये सब हंगामा हो रहा था तब वो किसी और काम से बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने थाने का माहौल कुछ बदला हुआ देखा। इंस्पेक्टर विजय और कुछ सिपाही सेठ रामप्रसाद के साथ चाय पी रहे थे और ठाके लगा रहे थे। राजेश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम के लिए रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ गया। रास्ते में उसकी नजर हवालात पर पड़ी। अंदर एक औरत चुपचाप खड़ी थी जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। राजेश को थोड़ा अजीब लगा। उसने पास जाकर देखा। जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा घुमाया, राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। मैम, आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। ये कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी नेहा सिंह थी। राजेश ने उन्हें कई ऑफिशियल मीटिंग्स में देखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिले की एसपी हवालात में बंद है और उसका इंचार्ज इंस्पेक्टर विजय बाहर चाय पी रहा है। वो भागा गया और कांपते हाथों से हवालात का ताला खोलने लगा। मैम, ये क्या हो गया? आप यहाँ कैसे? ताला खुलते ही नेहा बाहर निकली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश ने तुरंत पूरी ताकत से सल्यूट किया। जय हिंद मैम। उसकी आवाज सुनकर विजय, सेठ और बाकी पुलिस वाले जो चाय पी रहे थे मुड़कर देखे। विजय ने देखा कि राजेश किसी को सल्यूट कर रहा है। वो पास में गया तो देखा कि वही औरत हवालात के बाहर खड़ी और राजेश उसे सल्यूट कर रहा है। विजय ने हंसते हुए बोला, अरे भाई राजेश, इस औरत को बाहर क्यों निकाला और तू इसे सल्यूट क्यों कर रहा है? अरे ये एक जाहिल गवार औरत है और ये बाजार में सेठ जी के दुकान पर हंगामा कर रही थी। इसको अंदर डाल दे, थोड़ी देर में इसकी सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। विजय की बात सुनकर राजेश का पसीना छूट गया। वो बोला, अरे बेवकूफ, तुम जानते नहीं किसको अंदर किए थे? ये हमारी नई एसपी मैडम है। एसपी नाम सुनकर विजय के तो जैसे शरीर में जान ही ना हो। जिस औरत को उन्होंने एक मामूली भिखारी समझकर हवालात में डाला था, वो उनकी बॉस एसपी नेहा सिंह थी। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो सीधा नेहा के पैरों में गिर पड़ा। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। नेहा ने उसे घृणा से देखा। तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुमने उस वर्दी से माफी मांगनी है जिसे पहनकर तुम रिश्वत ले रहे थे। तुमने इस कुर्सी का अपमान किया है। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। तुमने एक आम नागरिक के साथ जो किया वो अक्षम्य है। तुम्हें यह बताने के लिए कि इस वर्दी का असली रंग क्या होता है, मैं तुम्हें विजय कुमार तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करती हूं। फिर उसने राजेश की तरफ मुड़कर कहा, राजेश, इस सेठ रामप्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाने और एक सरकारी अफसर के साथ बदसलूकी करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज करो। इसे अभी इसी हवालात में बंद करो। सेठ रामप्रसाद भी पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन नेहा ने उसकी एक ना सुनी। कुछ ही मिनटों में पूरा खेल पलट चुका था। जहां नेहा कैद थी, अब वहां सेठ रामप्रसाद था, और जो इंस्पेक्टर खुद को थाने का राजा समझ रहा था, वो अब एक सस्पेंडेड मुजरिम था।
2 दिन बाद रिया की शादी थी। घर में शहनाइयां बज रही थी, मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था और हर तरफ खुशी का माहौल था। नेहा वो सब कुछ भूलकर अपनी बहन की शादी में खो जाना चाहती थी और रिया को दुल्हन के जोड़े में देखकर भावुक हो रही थी। लेकिन उसे ये भी पता चल चुका था कि सस्पेंडेड इंस्पेक्टर विजय कुमार कोई मामूली प्यादा नहीं था। वो शहर के विधायक सुरेश यादव का खास आदमी था। सुरेश यादव नाम का विधायक और काम से एक बहुत बड़ा गुंडा था। नेहा समझ गई थी कि उसने एक बहुत बड़े सांप की पूंछ पर पैर रख दिया है। शादी की रस्में चल रही थीं। रिया और उसका होने वाला पति मंडप में बैठे थे। तभी अचानक शादी के पंडाल में हंगामा मच गया। 10 से 11 गुंडे टाइप के लोग अंदर घुस आए, जिनके हाथ में लाठियां थीं। उनका लीडर, जो दिखने में ही एक बदमाश लग रहा था, चिल्लाया, रुकवाओ ये शादी। सब लोग डर गए। नेहा के पिता ने आगे बढ़कर पूछा, क्या बात है भाई साहब, आप लोग कौन हैं? उस गुंडे ने कागज हवा में लहराते हुए कहा, तेरी इस बेटी पर, रिया पर, हमारे मालिक सुरेश यादव के 50 लाख रुपए उधार हैं। जब तक पैसे नहीं मिल जाते ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। रिया तो बेचारी उस विधायक को जानती तक नहीं थी। ये साफ था कि ये सब नेहा और उसके परिवार को सबके सामने जलील करने के लिए किया जा रहा था। लेकिन वो शायद भूल गए थे कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। नेहा, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, सिर्फ एक अजीब सी आग थी। कागज दिखाओ, उसने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। गुंडे ने अकड़कर कागज उसके हाथ में थमा दिया। नेहा ने कागज को देखा और फिर बिना कुछ कहे उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिया। ये क्या किया तूने? गुंडा चिल्लाया। नेहा ने अपनी जैकेट की जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसके मुंह के सामने कर दिया। इसे पढ़, इसमें मेरा नाम और मेरा पद लिखा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेहा सिंह। आईडी कार्ड देखते ही गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस विधायक के नाम पर तुम यहां गुंडागर्दी कर रहे हो, उसे जाकर कह देना कि अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसके 50 लाख के झूठे कर्ज के बदले में उसकी जिंदगी भर की काली कमाई का हिसाब करूंगी। और तुम सब अगर 5 मिनट के अंदर यहां से दफा नहीं हुए तो पब्लिक प्रॉपर्टी में घुसकर हंगामा करने, एक लड़की की शादी में बाधा डालने और एक पब्लिक सर्वेंट को धमकाने के जुर्म में अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारोगे। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि वो गुंडे बिना एक शब्द कहे वहां से दुम दबाकर भाग गए। पंडाल में शांति छा गई और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नेहा के पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये गर्व के आंसू थे। इस घटना ने नेहा के अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया था। अब ये सिर्फ उसके अपमान की बदला नहीं थी, ये शहर के हर नागरिक के सम्मान की बात थी। उसने फैसला कर लिया कि वो सुरेश यादव के इस आपराधिक साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अगले ही दिन उसने सेठ राम प्रसाद को अपनी कस्टडी में लिया। पहले तो वो बहुत अकड़ा, लेकिन जब नेहा ने उसके सारे गैरकानूनी कामों की फाइल उसके सामने रखी तो वो टूट गया। उसने जान की भीख मांगते हुए कहा कि वो सुरेश यादव के खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार है। उसी ने नेहा को उस नीली डायरी के बारे में बताया। वो एक नीले रंग की डायरी थी जिसमें विधायक के हर काले कारनामे, हर रिश्वत, हर डील का कच्चा चिट्ठा था। वो डायरी सुरेश के शहर के बाहर बने बंगले में छुपी हुई थी। नेहा को उसका सबसे बड़ा सुराग मिल चुका था। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ एक सीक्रेट ऑपरेशन की योजना बनाई। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडर। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर नेहा और उसकी टीम ने सुरेश के बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर एक शानदार पार्टी चल रही थी। संगीत और शराब का दौर चल रहा था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि बाहर उनका काल इंतजार कर रहा था। नेहा ने दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। पुलिस कमांडो अंदर घुसे और पूरे बंगले को अपने कब्जे में ले लिया। सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही हथकड़ियां उसके हाथों में थीं। नेहा सीधे उसके बेडरूम में गई। तलाशी शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद एक गुप्त तिजोरी के अंदर से करोड़ों की नकदी और वो नीली डायरी बरामद हुई। डायरी हाथ में आते ही नेहा के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये सुरेश यादव के अपराध के साम्राज्य का डेथ वारंट था। अगले दिन शहर के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। उस नीली डायरी और सेठ राम प्रसाद की गवाही के आधार पर सुरेश यादव और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, अफसर और नेता जो उसके इस अपराध में शामिल थे, सब सलाखों के पीछे पहुंच गए। शहर पहली बार सही मायनों में आज़ाद हुआ था। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो गया, नेहा अपनी बहन रिया के साथ घर की छत पर बैठी चाय पी रही थी। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, उस दिन जब वो गुंडे आए थे तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरा सारा डर चला गया। आपकी वर्दी में सच में बहुत ताकत है। नेहा मुस्कुराई। रिया, ताकत वर्दी में नहीं,
इसे पहनने वाली की नीयत में होती है। ये वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक कसम है, एक जिम्मेदारी है। ये कसम है कि तुम्हारे जैसी हर लड़की, हर इंसान बिना किसी डर के सम्मान से जी सके। जिस दिन दुकान पर मेरा अपमान हुआ था, मुझे एहसास हुआ कि जब एक एसपी के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम आदमी हर रोज क्या कुछ नहीं सहता होगा। बस उसी दिन मैंने ठान लिया था कि इस गंदगी को साफ करके ही रहूंगी। उसने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज डूब रहा था और एक नया सवेरा होने का संकेत दे रहा था। विधायक सुरेश यादव और उसके गिरोह के जेल जाने के बाद शहर में लगभग 6 महीने तक शांति का माहौल रहा। अपराध की घटनाओं में भारी कमी आई थी और लोगों के मन में पुलिस, खासकर एसपी नेहा सिंह के लिए एक नया विश्वास और सम्मान पैदा हो गया था। नेहा ने इन 6 महीनों में शहर की पुलिसिंग व्यवस्था को सुधारने में बहुत मेहनत की थी। थाने अब आम लोगों के लिए ज़्यादा सुलभ थे और पुलिसकर्मी भी अपनी ड्यूटी को लेकर ज़्यादा गंभीर हो गए थे। नेहा को लगने लगा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है। उसकी बहन रिया की शादी भी हो चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। नेहा अक्सर उससे फ़ोन पर बात करती और दोनों बहनें घंटों तक हंसती खिलखिलाती। एक दिन नेहा अपने ऑफिस में फाइलों में खोई हुई थी। तभी उसके चपरासी ने आकर बताया, मैडम, एक बूढ़े बाबा आपसे मिलना चाहते हैं, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है। नेहा ने फाइल से नज़रें हटाकर कहा, उन्हें अंदर भेज दो। एक कमज़ोर झुकी हुई कमर वाला बुजुर्ग आदमी, जिसके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियाँ थीं और आंखों में एक अजीब सी बेबसी, धीरे धीरे चलकर अंदर आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके हाथ कांप रहे थे। नमस्ते साहब, उसने कांपती आवाज़ में कहा। नेहा ने अपनी कुर्सी से उठकर उन्हें सहारा दिया और सामने वाली कुर्सी पर बिठाया। नमस्ते बाबा, बैठिए, पानी पिएंगे? नहीं बेटी, बाबा की आंखों में आंसू भर आए। बस मेरी अर्जी सुन लो, मैं हर दरवाजे पर जाकर थक गया हूँ। सुना है शहर में एक नई एसपी मैडम आई हैं जो गरीबों की सुनती हैं। नेहा ने नम्रता से कहा, मैं ही एसपी हूँ बाबा, आप मुझे बेटी ही कहिए। बताइए क्या बात है? बाबा ने अपनी जेब से कुछ मुड़े तुड़े कागज़ निकाले। बेटी, मेरा नाम रामू है। शहर के बाहर गंगा नदी के किनारे मेरी थोड़ी सी ज़मीन थी, जिस पर खेती करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था। कुछ साल पहले शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति अजय मेहता ने वहाँ एक प्लास्टिक फैक्ट्री लगाई। उसने और उसके आदमियों ने गांव के कई किसानों की ज़मीनें कौड़ियों के भाव खरीद ली। मैंने अपनी ज़मीन बेचने से मना कर दिया। रामू की सांस फूलने लगी। बस उसी दिन से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। पहले मुझे धमकाया गया, फिर मेरे खेत में खड़ी फसल जला दी गई। जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया तो उस वक्त के इंस्पेक्टर ने मुझे मार कर भगा दिया। वो यादव का आदमी था। अब उन्होंने मेरी ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और मुझे वहाँ घुसने भी नहीं देते। नेहा रामू की कहानी सुनकर सन्न रह गई। यादव तो जेल में था, लेकिन उसका बनाया हुआ जहरीला सिस्टम अब भी जिंदा था। अजय मेहता का नाम शहर के सबसे बड़े दानवीरों और समाज सेवियों में लिया जाता था। उसके कई स्कूल और अस्पताल भी चलते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा आदमी ये सब कर सकता है। नेहा ने रामू के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी। ये ज़मीन आपकी है और आपको वापस मिलकर रहेगी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बस इतना ही कह पाया, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। रामू के जाने के बाद नेहा ने अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हो गया था कि उसने जिस राक्षस को मारा है वो तो सिर्फ एक सिर था। असली शरीर जो इस अपराध को चला रहा था अब भी बाहर था। ये लड़ाई उसके आत्मसम्मान की नहीं बल्कि रामू जैसे हजारों बेबस लोगों के न्याय की थी। नेहा ने सबसे पहले उस प्लास्टिक फैक्ट्री और अजय मेहता की फाइलों को खंगालना शुरू किया। उसने सब इंस्पेक्टर राजेश मेहता को इस काम में लगाया, जो अब उसका सबसे भरोसेमंद अफसर बन चुका था। राजेश, मुझे अजय मेहता के बारे में सब कुछ बताओ। उसकी फैक्ट्री, उसके बिजनेस, उसकी ताकत, सब कुछ, नेहा ने अपने ऑफिस में कहा। राजेश ने कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट दी वो चौंकाने वाली थी। अजय मेहता सिर्फ एक उद्योगपति नहीं था, वो एक बहुत बड़ा शार्क था। उसके संबंध सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों और आला अफसरों तक थे। शहर का मीडिया उसकी जेब में था और उसके चैरिटी के कामों की वजह से उसकी छवि एक देवता जैसी बनी हुई थी। नेहा ने रामू के गांव के पास वाले थाने से पुराने रिकॉर्ड्स मंगवाए। हैरानी की बात यह थी कि रामू की शिकायत से जुड़ी सारी फाइलें गायब हो चुकी थीं। जब नेहा ने वहां के मौजूदा इंस्पेक्टर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स एक आग में जल गए थे। नेहा समझ गई कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई थी।
उसने गांव के दूसरे किसानों से बात करने की कोशिश की जिनकी ज़मीनें छीनी गई थीं, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ था। वो अजय मेहता का नाम सुनकर ही बात बदल देते थे। एक शाम नेहा और राजेश गांव के बाहर चाय की एक दुकान पर सादी वर्दी में बैठे थे ताकि लोगों की बातें सुन सकें। मैडम, ये बहुत मुश्किल केस है, राजेश ने धीरे से कहा। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, और दुश्मन इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। नेहा ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, राजेश, जब दुश्मन ताकतवर होता है तो वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है। हमें बस उस गलती का इंतज़ार करना है। रामू काका ने बताया था कि जब से वो फैक्ट्री लगी है, गंगा नदी का पानी भी जहरीला हो गया है और गांव में लोग बीमार रहने लगे हैं। मुझे लगता है हमारी पहली कड़ी यही है। नेहा ने फैसला किया कि वो फैक्ट्री से निकलने वाले प्लास्टिक वेस्ट की जांच करवाएगी, लेकिन ये काम आसान नहीं था। फैक्ट्री की सुरक्षा बहुत कड़ी थी और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जैसे ही नेहा ने इस मामले में गहरी दिलचस्पी दिखानी शुरू की, अजय मेहता के कान खड़े हो गए। उसे समझ आ गया था कि ये नई एसपी यादव की तरह खरीदी या डराई नहीं जा सकती। पहले तो उसने अपने ऊंचे संपर्कों का इस्तेमाल किया। एक दिन नेहा के पास डीआईजी का फ़ोन आया। नेहा, तुम उस अजय मेहता वाले मामले से दूर रहो। वो एक सम्मानित व्यक्ति है और शहर के विकास के लिए बहुत काम कर रहा है। तुम छोटे मोटे चोर उचिक्कों पर ध्यान दो। नेहा ने सबसे पहले उस प्लास्टिक फैक्ट्री और अजय मेहता की फाइलों को खंगालना शुरू किया। नेहा ने दृढ़ता से जवाब दिया, सर, मेरे लिए कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो छोटा चोर हो या सम्मानित उद्योगपति, और मैं ये केस बंद नहीं करूंगी। जब इस धमकी का असर नहीं हुआ तो अजय मेहता ने अपना असली चेहरा दिखाया। एक शाम नेहा की बहन रिया अपने स्कूटर से बाजार से घर लौट रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार काले रंग की कार ने उसे पीछे से टक्कर मारी। रिया स्कूटर समेत सड़क पर गिर पड़े। उसके हाथ और पैरों में काफी चोटें आईं। कार एक पल के लिए रुकी और फिर तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। ये एक जानलेवा हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी। जब नेहा को ये खबर मिली तो वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। रिया बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। दीदी, वो कार वाला जानबूझकर मुझे टक्कर मारकर भागा है, उसने रोते हुए कहा। नेहा का दिल दहल गया। उसकी लड़ाई की वजह से उसकी बहन की जान खतरे में पड़ गई थी। उस रात वो रिया के पास ही रुकी, उसका हाथ थाने हुए। उसके मन में एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाने का ख्याल आया, लेकिन फिर उसे रामू काका का बेबस चेहरा और रिया की आंखों का डर याद आया। उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। उसने फैसला किया कि वो अजय मेहता को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। अब ये सिर्फ न्याय की नहीं बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा की भी लड़ाई थी। नेहा जानती थी कि अजय मेहता को पकड़ने के लिए उसे कोई ठोस सबूत चाहिए। उसने और राजेश ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्हें किसी भी तरह रात में फैक्ट्री के अंदर घुसकर नदी में छोड़े जा रहे प्लास्टिक वाले पानी का सैंपल लेना था। ये बहुत जोखिम भरा है मैडम, राजेश ने चिंता जताई। वहाँ 20 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और हर कोने में कैमरे लगे हैं। मुझे पता है राजेश, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। नेहा ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। अमावस की रात थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। नेहा और राजेश दो और भरोसेमंद कांस्टेबलों के साथ फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास पहुंचे, जहां से गंदा पानी एक बड़े पाइप के जरिए सीधे नदी में गिराया जा रहा था। राजेश और एक कांस्टेबल ने फैक्ट्री के मेन गेट पर जाकर गार्ड्स को किसी झूठी लड़ाई झगड़े की खबर देकर उलझा दिया ताकि सबका ध्यान उस तरफ चला जाए। इसी बीच नेहा और दूसरा कांस्टेबल दीवार फांदकर अंदर घुस गए। वो छिपते छिपाते उस पाइपलाइन तक पहुंचे। चारों तरफ प्लास्टिक्स की तीखी बदबू फैली हुई थी। नेहा ने जल्दी से उस गंदे काले पानी का सैंपल एक बोतल में भरा और साथ ही वहां की मिट्टी का भी सैंपल लिया। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े, उनकी नज़र कुछ गार्ड्स पर पड़ी जो टॉर्च लेकर उसी तरफ आ रहे थे। शायद उन्हें शक हो गया था। भागो, नेहा फुसफुसाई। वो दोनों अंधेरे में दौड़ने लगे। गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और सीटी बजाकर चिल्लाने लगे, पकड़ो, कोई घुसा है। नेहा और उसका साथी किसी तरह दीवार तक पहुंचे और बाहर कूद गए। बाहर राजेश गाड़ी लेकर तैयार था। वो सब जल्दी से गाड़ी में बैठे और राजेश ने गाड़ी भगा दी। कुछ दूर तक गार्ड्स की गाड़ी ने उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे और तेज रफ्तार के कारण वो बच निकले। नेहा के हाथ में वो बोतल थी जिसमें अजय मेहता के अपराध का सबसे बड़ा सबूत कैद था। नेहा ने वो सैंपल तुरंत फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिए। रिपोर्ट 3 दिन बाद आई। रिपोर्ट ने उनके सारे शक को यकीन में बदल दिया। उस पानी में लेड और कैडमियम जैसे कई जानलेवा केमिकल्स की मात्रा खतरनाक स्तर से कई सौ गुना ज्यादा थी। यही जहर था जो नदी के जरिए गांव वालों के शरीर में पहुंच रहा था और उन्हें धीरे धीरे मार रहा था। अब नेहा के पास एक ऐसा हथियार था जिसे कोई भी नकार नहीं सकता था। वो रिपोर्ट लेकर सीधे डीआईजी के ऑफिस पहुंची। सर, ये देखिए अजय मेहता की समाज सेवा का असली चेहरा। ये रिपोर्ट साबित करती है कि वो अपनी फैक्ट्री से जहरीला प्लास्टिक नदी में छोड़कर हजारों लोगों की जान से खेल रहा है। अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए।
रिपोर्ट देखकर डीआईजी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके पास अब नेहा को रोकने का कोई कारण नहीं था। नेहा ने अजय मेहता के खिलाफ अरेस्ट वारंट और फैक्ट्री को सील करने के ऑर्डर पर साइन करवा लिए। अगली सुबह जब अजय मेहता अपने आलीशान घर में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, तब नेहा सिंह पूरी पुलिस फोर्स के साथ उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अजय मेहता, आपको गैर कानूनी तरीके से जमीन हड़पने और नदी में जहरीला प्लास्टिक छोड़कर लोगों की हत्या करने की जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अजय मेहता का घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। उसने अपनी पूरी ताक लगा दी, बड़े बड़े वकीलों और नेताओं को फोन किए, लेकिन नेहा के ठोस सबूतों के आगे किसी की एक न चली। उस दिन शहर ने एक ऐसे टाइटन का पतन देखा जिसने इंसानियत का चूला पहनकर शैतान का काम किया था। फैक्ट्री सील हो गई और सरकार ने नदी की सफाई का प्रोजेक्ट शुरू किया। रामू काका और बाकी किसानों को उनकी ज़मीनें वापस मिल गई। एक शाम नेहा और राजेश उसी गंगा नदी के किनारे खड़े थे। पानी अब भी गंदा था, लेकिन उसमें अब और जहर नहीं घुल रहा था। मैडम, आपने ये कर दिखाया, राजेश ने गर्व से कहा। नेहा ने एक गहरी सांस ली। नहीं राजेश, ये तो बस एक और शुरुआत है। यादव और अजय जैसे लोग इस समाज की जड़ों में फैले हुए हैं। हम एक दो शाखाएं काट सकते हैं, लेकिन इस जहरीले पेड़ को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए लड़ाई बहुत लंबी है। नेहा की आंखों में थकान थी, लेकिन हौसला पहले से भी ज़्यादा बुलंद था। वो जानती थी कि उसकी वर्दी का असली रंग सिर्फ खाकी नहीं है, बल्कि वो हर रंग है जो न्याय, साहस और एक बेहतर कल की उम्मीद जगाता है। और इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उसकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अजय मेहता की गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद शहर में एक नई अफवाह फैलने लगी। मेहता का एक पुराना पार्टनर, शहर का मशहूर बिल्डर रवि गुप्ता, अब सत्ता की कमान संभालने की तैयारी कर रहा था। गुप्ता ने मेहता की गिरफ्तारी को मौका मानकर उसके सारे अवैध प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया था। वो शहर की ऊंची इमारतों के पीछे छिपे भ्रष्टाचार का नया राजा बनने वाला था। नेहा को एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि गुप्ता एक बड़ा लैंड स्कैम चला रहा है, जिसमें सरकारी ज़मीनों को निजी प्रोजेक्ट्स के लिए बेचा जा रहा है। चिट्ठी में एक पुराने सरकारी दस्तावेज की कॉपी भी थी। नेहा ने राजेश को बुलाया और नई जांच शुरू कर दी। ये नया दुश्मन पहले से ज़्यादा चालाक था और नेहा जानती थी कि अब लड़ाई और ख़तरनाक होने वाली है। क्या वो इस नए राक्षस को रोक पाएगी या ये सिस्टम की गहराई उसे भी निगल लेगा? कहानी जारी है। नेहा ने उस गुमनाम चिट्ठी को कई बार पढ़ा। कागज़ पुराना था, लेकिन स्याही ताज़ा। इसमें लिखा था कि रवि गुप्ता शहर की सरकारी ज़मीनों को फर्जी दस्तावेज़ों से अपने नाम करवा रहा है और उन पर लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रहा है। चिट्ठी के अंत में एक संकेत था, पुराना रेलवे गोदाम, रात 11 बजे कोई आएगा। नेहा समझ गई कि ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग गई। उसने राजेश को फ़ोन किया। राजेश, आज रात हमें उस गोदाम पर नज़र रखनी है, सादी वर्दी में, कोई शोर नहीं। रात का अंधेरा घना था। नेहा और राजेश पुराने रेलवे गोदाम के बाहर एक टूटे ट्रक के पीछे छिपे थे। हवा में लोहे की जंग की बदबू थी। ठीक 11 बजे एक काली एसयूवी आई और रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। एक था गुप्ता का विश्वास पात्र मैनेजर विक्की, दूसरा एक सरकारी क्लर्क जैसा लगने वाला शख्स। वे गोदाम के अंदर घुसे। नेहा ने इशारा किया और दोनों चुपके से पीछे लग गए। अंदर रोशनी कम थी, लेकिन आवाज़ें साफ आ रही थीं। विक्की बोला, साहब ने कहा है ये दस्तावेज कल सुबह तक साइन हो जाने चाहिए। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, देरी नहीं चलेगी। क्लर्क ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैडम, एसपी तो सब खंगाल रही हैं, अगर पता चला तो? विक्की हंसा। उस नेहा सिंह को हम संभाल लेंगे, पहले भी कई अफसरों को रास्ते से हटाया है। नेहा का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ने ही वाली थीं कि अचानक गोदाम के बाहर से शोर हुआ। कुछ गुंडे वहां पहुंच गए थे, शायद गुप्ता का सिक्योरिटी अलर्ट। राजेश ने नेहा को खींचा, मैडम भागिए, लेकिन देर हो चुकी थी। गुंडों ने उन्हें घेर लिया। विक्की बाहर निकला और मुस्कुराया, अरे एसपी मैडम, आप यहाँ क्या तफरी कर रही हैं? नेहा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी तफरी खत्म होने वाली है। उसने अपनी पॉकेट से रिकॉर्डर निकाला। पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन गुंडों ने हमला कर दिया। राजेश ने 2 को संभाला। नेहा ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर 1 को गिराया, लेकिन संख्या ज्यादा थी। एक गुंडे ने नेहा पर लाठी उठाई ही थी कि अचानक गोली की आवाज़ गूंजी। सब रुक गए। गोदाम के दरवाजे पर एक छाया खड़ी थी, एक औरत, हाथ में पिस्तौल। वो थी प्रिया की सहेली, जो एक जर्नलिस्ट थी और गुप्ता के खिलाफ खबरें इकट्ठा कर रही थी। उसने कहा, मैडम, मैं आपकी मदद के लिए आई हूं, मेरे पास और सबूत हैं। गुंडे भागने लगे, लेकिन नेहा की टीम बाहर से आ गई थी। उसने पहले ही बैकअप बुला लिया था। विक्की और क्लर्क को पकड़ लिया गया। रिकॉर्डिंग और जर्नलिस्ट के सबूतों से गुप्ता का खेल खत्म हो गया, लेकिन नेहा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है।
गुप्ता ने जेल से फ़ोन किया था। ये औरत मुझे बर्बाद करेगी, लेकिन मैं अकेला नहीं गिरूंगा, उसके परिवार को देख लूंगा। अगले दिन सुबह नेहा के घर पर हमला हुआ। रिया का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। नेहा अस्पताल पहुंची तो उसकी आंखें लाल थीं। अब ये व्यक्तिगत हो गया था। उसने गुप्ता के पूरे नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया। पता चला कि गुप्ता का एक सीक्रेट अकाउंट स्विट्जरलैंड में है और वहां से पैसे शहर के बड़े नेताओं को जा रहे हैं। नेहा ने इंटरपोल से संपर्क किया, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, एक बड़ा ट्विस्ट आया। उस गुमनाम चिट्ठी भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि गुप्ता का अपना बेटा था, जो पिता के अपराधों से तंग आ चुका था। वो नेहा के पास आया और बोला, मैडम, मेरे पापा ने मेरी माँ को भी मार डाला था। मैं सब बता दूंगा, लेकिन मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। नेहा ने उसे विटनेस प्रोटेक्शन में लिया। अब उसके पास गुप्ता की सारी ब्लैकमेल फाइलें थीं, वीडियो, ऑडियो, बैंक स्टेटमेंट्स। लेकिन गुप्ता ने जवाबी हमला किया। शहर में दंगे भड़काने की कोशिश की, पुलिस पर आरोप लगवाए। मीडिया में नेहा को करप्ट दिखाने की मुहिम चली। नेहा के लिए पड़ गई। डीआईजी ने फिर फ़ोन किया, नेहा, केस ड्रॉप करो वरना ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन नेहा नहीं रुकी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे सबूत पब्लिक कर दिए। शहर उबल पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय दो, नेहा सिंह जिंदाबाद। गुप्ता भागने की कोशिश कर रहा था प्राइवेट जेट से। नेहा एयरपोर्ट पहुंची। वहां ड्रामेटिक चेज हुआ, गुप्ता की कार वर्सेस पुलिस जीप। आखिरकार गुप्ता पकड़ा गया, लेकिन गिरफ्तारी के समय उसने कुछ फुसफुसाया, तुम जीत गई, लेकिन असली बॉस ऊपर है, मंत्री स्तर का। नेहा चौंकी। अब लड़ाई दिल्ली तक पहुंचने वाली थी। क्या वो केंद्र सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों से टकरा पाएगी या ये सिस्टम उसे कुचल देगा? एक नई फाइल उसके डेस्क पर आई, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। कहानी और गहराई में जा रही है। नेहा ने उस फाइल को खोला, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। कवर पर लाल स्याही से लिखा था, टॉप सीक्रेट, केवल एसपी स्तर। अंदर पन्ने थे जो उसके होश उड़ा देने वाले थे। गुप्ता की गिरफ्तारी के दौरान मिले एक पेन ड्राइव से निकले डॉक्यूमेंट्स। इसमें एक कोड नेम था, महाराजा, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी जो पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। उसका असली नाम संजय वर्धन, जो दिल्ली में बैठकर पूरे राज्य के अवैध लैंड डील्स, माइनिंग स्कैम्स और ड्रग कार्टेल को कंट्रोल करता था। गुप्ता सिर्फ उसका एक मोहरा था। नेहा की सांसें तेज हो गईं। यह अब शहर की नहीं, देश की लड़ाई थी। उसने राजेश को बुलाया। राजेश, हमें दिल्ली जाना होगा, लेकिन कोई आधिकारिक रास्ता नहीं। अगर डीआईजी को पता चला तो हमारी नौकरी नहीं, जान जाएगी। राजेश ने सल्यूट ठोका, मैडम, मैं आपके साथ हूँ। दोनों ने सादी वर्दी में दिल्ली की ट्रेन पकड़ी। रास्ते में नेहा को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, ट्रेन के डिब्बे S7 में कोई आपको मारने आएगा, भागिए। नेहा चौंकी। उसने राजेश को इशारा किया। रात 2 बजे जब ट्रेन झांसी स्टेशन पर रुकी तो S7 में एक आदमी घुसा, काला कोट, चेहरा ढका। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था। नेहा बर्थ के नीचे छिपी थी। जैसे ही वो पास आया, नेहा ने उसका पैर पकड़कर खींचा। राजेश ने पीछे से गला दबाया। आदमी बेहोश हो गया। उसकी जेब से एक आईडी मिली, संजय वर्धन का पर्सनल असिस्टेंट। नेहा ने उसे बांधकर छिपा दिया। सुबह दिल्ली पहुंचते ही उसने गुप्ता के बेटे को फ़ोन किया, मुझे महाराजा तक पहुंचना है। बेटे ने कहा, मैडम, कल रात कनॉट प्लेस में एक सीक्रेट मीटिंग है। वर्धन सभी बड़े खिलाड़ियों को बुला रहा है। जगह अंडरग्राउंड क्लब ब्लैक लोटस। अगली रात नेहा ने एक फेक आईडी बनवाई, रिया मेहरा, प्रॉपर्टी डीलर। वो क्लब में घुसी। अंदर धुआं, लाल लाइट्स और म्यूजिक की धुन। बीच में संजय वर्धन बैठा था, सफ़ेद कुर्ता, सोने की चेन, मुस्कान में जहर। उसके सामने गुप्ता का पुराना पार्टनर, 2 मंत्री और एक विदेशी ड्रग लॉर्ड। बात हो रही थी, नेहा सिंह को ख़त्म करो, 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। नेहा का दिल धड़क रहा था। उसने अपना फ़ोन ऑन रखा, लाइव रिकॉर्डिंग। लेकिन तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। पीछे मुड़ा तो वही असिस्टेंट खड़ा था जिसे ट्रेन में पकड़ा था। उसने फुसफुसाया, मैडम, मैं डबल एजेंट हूँ, CBI का, हमें आपकी ज़रूरत है। नेहा हैरान। उसने कहा, मदद चाहिए तो अभी। अचानक लाइट्स गईं, अंधेरा, गोली चली, चीखें। जब लाइट्स आईं तो संजय वर्धन कुर्सी पर गिरा था, गोली उसके कंधे में, लेकिन वो जिंदा था। नेहा ने चिल्लाया, पुलिस, सब फ्रीज। लेकिन यह दिल्ली पुलिस नहीं थी। क्लब के बाहर से CBI की रेड पड़ी। वर्धन को उठाया गया। नेहा को साइड में ले जाकर CBI चीफ ने कहा, मैडम, ये हमारा 2 साल का ऑपरेशन था, आपने इसे 2 हफ्ते में पूरा कर दिया, लेकिन अभी खतरा बाकी है। वर्धन का बॉस और ऊपर है, एक पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा। नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं। अब खेल राष्ट्रीय स्तर का हो गया था। उसे दिल्ली में ही रहने को कहा गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की हेड बनाकर।
लेकिन उसी रात उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ रिया की रोती आवाज़, दीदी हमारे घर पर बम धमाका हुआ, पापा पापा नहीं रहे। नेहा का हाथ कांप गया, फ़ोन गिरा, आंसू नहीं आए, सिर्फ आग। वो दौड़ी, ट्रेन पकड़ी, सुबह शहर पहुंची। घर जल चुका था, माँ सदमे में, रिया अस्पताल में। नेहा ने शपथ ली, अब कोई रहम नहीं। उसने सीबीआई को फ़ोन किया, मैं अकेले जाऊंगी, मुझे 48 घंटे दो। उसने अपना पुराना यूनिफॉर्म पहना, पिस्तौल ली और गुप्ता के बेटे से शहर आखिरी की लोकेशन सबसे ली। पुरानी हिमाचल की और पहाड़ियों सबसे में एक भीड़-भाड़ सीक्रेट वाली विला, लालबाग जहां मार्केट महाराजा में का आज कुछ असली ज्यादा बॉस ही छिपा रौनक था। थी। हर रात, तरफ गाड़ियों का शोर, बर्फबारी। लोगों नेहा की अकेले भीड़ विला की तरफ और बढ़ी। दुकानदारों की दरवाजे आवाजें पर गूंज रही गार्ड्स। थी। इसी भीड़ का हिस्सा बनकर एक लड़की जिसकी उम्र करीब 30 से 32 साल होगी, एक दुकान से दूसरी उसने दुकान भटक साइलेंसर रही थी। लगाकर 2 को गिराया, उसने एक बहुत ही अंदर साधारण सा घुसी, नीला रंग का कुर्ता सीढ़ियां पजामा चढ़ी, पहन रखा था। आखिरी कमरे पैरों में में सिंपल सी एक बुजुर्ग सैंडल थी आदमी बैठा और था, चेहरे पे कोई चेहरे मेकअप पर नहीं था। नकाब। उसके उसने चेहरे नकाब पे एक हटाया। अजीब सी शांति। नेहा रुक गई। और आंखों वो में था प्यारी सी उसका चमक अपना थी। कॉलेज टाइम का ये मेंटर, लड़की थी एसपी नेहा रिटायर्ड सिंह, आईएएस शहर अंकल, की नई जिन्हें वो सुपरिटेंडेंट पिता ऑफ समान पुलिस। मानती थी। उसने लेकिन आज वो मुस्कुराकर एसपी कहा, नहीं, बल्कि बेटी तुम सिर्फ एक बहुत बड़ी दूर आ बहन गई, थी, जो अब अपनी वापस छोटी लौटो। बहन रिया की नेहा शादी की के लिए पिस्तौल कांपी। सबसे सुंदर साड़ी आप- खरीदने आई थी। आप ही महाराजा के ड्यूटी और बॉस। जिम्मेदारियों के बोझ उसने से कुछ कहा, दिनों हाँ, की छुट्टी लेकर सिस्टम वो मैंने इस पल बनाया, को जीना तुम तोड़ चाहती नहीं थी। सकती। बिना नेहा किसी की आंखों में सिक्योरिटी, आंसू और आग बिना दोनों किसी थे। तामझाम के आपने मेरे वो पापा एक को आम मारा। लड़की की तरह इस उसने बाजार ट्रिगर की दबाया, गलियों में घूम रही लेकिन थी। गोली नहीं चली। उसे ये सादगी क्लिप बहुत खाली। पसंद थी। घूमते मेंटर घूमते हंसा, उसकी नजर एक बहुत मैंने पुरानी तुम्हें और बड़ी सिखाया दुकान था, पर पड़ी, हमेशा जिसका बैकअप नाम था रखो। सेठ तभी रामप्रसाद दरवाजा टूटा, ज्वेलर्स। राजेश और दुकान बाहर सीबीआई से की जितनी पूरी पुरानी टीम लग घुस रही आई। थी, अंदर मेंटर से उतनी हैरान, ही भरियपूरी नेहा थी। ने मुस्कुराकर नेहा कहा, ने सोचा, और मैंने आपको पुरानी सिखाया दुकान था, है, कभी यहाँ जरूर भरोसा कुछ मत अच्छा करना। और पारंपरिक मिलेगा। मेंटर को हथकड़ियां वो दुकान लगी, के अंदर चली लेकिन गई। जैसे ही टीम अंदर बाहर गद्दों निकली, पर सफेद एक चादरें बिछी स्नाइपर थीं की गोली और चली। दुकान का मालिक सेठ राजेश ने रामप्रसाद नेहा को धक्का एक दिया, मोटा चश्मा गोली लगाए गद्दी राजेश पर के बैठा सीने था। में लगी, उसके वो गिर चेहरे पड़ा। पर ग्राहकों के लिए कोई नेहा मुस्कान चीखी, नहीं, नहीं, बल्कि एक अजीब सी उसने अकड़ थी। राजेश को गोद में लिया। नेहा को देखकर उसकी उसने आखिरी बिना सांस किसी में उत्साह के राजेश ने अपने कहा, सहायक को आवाज दी, मैडम, अरे आप- बंटी देखो, आप मैडम जीत को क्या गईं। चाहिए? नेहा की नेहा ने चीख मुस्कुराकर पहाड़ों में कहा, गूंजी। नमस्ते, अब उसके पास कुछ मुझे नहीं शादी बचा के था, लिए एक अच्छी न बनारसी परिवार, साड़ी चाहिए। न दोस्त, बंटी सिर्फ नाम का वर्दी लड़का और बेमन बदला। से कुछ साड़ियां वो निकाल मेंटर कर को उसके सामने देखकर बोली, फेंकने लगा। तुमने मुझे नेहा को अकेला उसका ये कर तरीका दिया, बिल्कुल अब पसंद मैं नहीं पूरे आया, सिस्टम को लेकिन जला वो चुप दूंगी। रही। मेंटर वो को अपनी दिल्ली बहन ले की जाया शादी की गया, खुशी में लेकिन कोई बखेड़ा रास्ते में नहीं करना काफिले चाहती पर थी। हमला हुआ। लगभग मेंटर एक गायब, घंटा बीत गया। एक चिट्ठी मिली, नेहा धैर्य से गेम एक साड़ी अभी देख शुरू रही हुआ थी। है नेहा, लेकिन सेठ अगला रामप्रसाद की टारगेट झुंझलाहट तुम्हारा बढ़ती जा शहर रही का थी। कोर्ट। वह वहाँ एक बीच में जज ताने है कस जो रहा मेरे था। खिलाफ गवाही बहन देने जी, वाला है, कुछ पसंद भी आ उसे रहा है बचाओ या बस देखना अगर ही बच है? सको। हमारे पास नेहा और टीम भी में ग्राहक बैठी, हैं। खिड़की से नेहा ने बाहर उसकी देख बात रही को थी, अनसुना कर उसकी दिया। आंखों में अब उसकी डर नजर एक नहीं, कोने में रखी सिर्फ बैंगनी रंग की एक साड़ी ठंडी पर पड़ी। आग थी। उस साड़ी पर कोर्ट सोने तक के 6 धागों से घंटे, बहुत ही लेकिन बारीक उसे काम पता किया था गया था। ये आखिरी वो जंग साड़ी नहीं, जैसे रिया के ये तो लिए ही नई बनी शुरुआत थी। है। नेहा की के चेहरे पे ट्रेन मुस्कान आ शहर गई। की ओर दौड़ रही थी। भैया, वो उसकी वाली साड़ी आंखों में दिखाइए, नींद प्लीज। नहीं, उसने सिर्फ कहा। राजेश की सेठ ने आखिरी बेमन मुस्कान से वो साड़ी और निकाली। मेंटर की उस साड़ी हाथ ठंडी में आते ही हंसी थी। नेहा को उससे प्यार हो कोर्ट गया। तक के 6 उसने घंटे दाम पूछा, उसके लिए 6 सेठ युग ने जैसे जानबूझकर थे। दाम बढ़ाकर उसने बताया। फोन निकाला, नेहा को CBI मोल भाव चीफ करना को नहीं मैसेज। आता था और मेंटर नहीं वो भागा, करना चाहती थी। कोर्ट पर हमला उसने चुपचाप planned, पर्स से पैसे full निकाले और security। साड़ी खरीद ली। जवाब आया, दुकान से टीम बाहर भेजी, निकलते हुए उसके लेकिन दिल तुम में एक अकेली अजीब सा मत सुकून आना। था। नेहा उसने ने सोचा, रिया मुस्कुराकर ये फोन साड़ी बंद कर पहनकर दिया। कितनी सुंदर लगेगी। अब अकेली ही तो हूँ। वह खुशी खुशी अपनी शहर गाड़ी की पहुंचते ही तरफ वो बढ़ सीधे रही थी कोर्ट गई कि अचानक बाहर उसकी पुलिस नजर की साड़ी भारी के पैकेट फौज। पर पड़ी, जो अंदर थोड़ी जज खुली हुई साहिबा, थी। जस्टिस उसने अनीता साड़ी के राय पल्लू का कोना गवाही बाहर देने निकाला वाली थी। और उसे ठीक से देखने लगी। अचानक उसका दिल बैठ गया। साड़ी के पल्लू का एक धागा बुरी तरह से खींचा हुआ मेंटर था के खिलाफ और उनके वहाँ एक पास छोटा 10 सा साल छेद पुरानी भी था। केस की फाइलें थी, ये एक डिफेक्टिव जो पूरे पीस था। नेटवर्क को ध्वस्त उसका कर सकती चेहरा थी। उतर गया। नेहा वो उल्टे जज की पांव चेंबर दुकान में की तरफ घुसी। भागी। जस्टिस अनीता ने उसने उसे काउंटर देखकर पर कहा, साड़ी रखते हुए नेहा कहा, तुम्हारी "सेठ वजह जी, से मैंने ये हिम्मत देखिए, की, ये लेकिन साड़ी डर तो लग रहा डिफेक्टिव है, इसका नेहा ने धागा हाथ टूटा थामा। हुआ है। मैडम, सेठ आज के रामप्रसाद बाद ने कोई साड़ी डर को नहीं एक नजर रहेगा। देखा तभी बाहर और फिर धमाका नेहा को हुआ। ऐसे दिखने लगा कोर्ट जैसे की वो दीवार चोर हिली। हो। मेंटर के बहन गुंडे जी, अंदर घुस आए, साड़ी मास्क, दुकान से बाहर AK-47, जाने के बाद हमारी CBI
गई और जिम्मेदारी लोकल नहीं। पुलिस ने जवाबी आपने फायरिंग ही शुरू इसे की। खराब किया नेहा होगा। ने जज को टेबल के नेहा नीचे हैरान छिपाया, रह गई। खुद पिस्तौल मैंने- निकालकर बाहर मैंने तो निकली। अभी पैकेट खोला भी गोलियां नहीं चल है रही ठीक थी। से। आपने चेक करके एक क्यों गुंडा नहीं जज दी? की तरफ बढ़ा। दुकान का नेहा ने सहायक छलांग बंटी भी लगाई, बीच में कूद गोली पड़ा। मारकर उसे अरे गिराया। तुम जैसे लेकिन लोग रोज आते दूसरी हैं, गोली अच्छी उसके साड़ी कंधे ले में जाकर लगी। पुरानी या खून बह खराब रहा साड़ी था, वापस करने की लेकिन वह कोशिश नहीं करते हो। रुकी। नेहा मेंटर का वॉइस खून मैसेज खौल आया। गया। नेहा, अपमान की ये जज आग को मारूंगा, उसके दिल फिर तक पहुंच तुझे। गई। नेहा तमीज ने से बात ट्रैक कीजिए, किया। मैं मेंटर बस ये कोर्ट की कह छत रही हूँ पर कि था। मुझे ये वह साड़ी सीढ़ियां बदलनी चढ़ी। है। छत सेठ पर मेंटर अकड़ खड़ा कर था, बोला, हाथ में कोई रिमोट, अदली बदली नीचे नहीं बॉम्ब। होगी और पैसे एक वापस बटन करने और का तो पूरा सवाल ही कोर्ट उड़ नहीं जाएगा। उठता। चलिए नेहा ने कहा, जाइए यहाँ तुम से, हार गए। हमारा टाइम खराब सबूत मत कीजिए। दुनिया देख चुकी नेहा है। ने शांति मेंटर से हंसा, कहा, दुनिया देखिए, बदलती नहीं आप नेहा। एक ग्राहक के साथ नेहा ने ऐसा नहीं आखिरी कर दाव सकते। खेला। ये मेरा उसने अधिकार अपनी है। जेब से राजेश का अधिकार। बैज निकाला, जो सेठ उसने जोर मरते से वक्त हंसा। दिया था। जाकर ये बुला ले राजेश जिसे का बुलाना है। है। उसने पुलिस भी कहा था, हमारी वर्दी जेब में नहीं रहती है। मरती।
ये उसने बैच सुनकर फेंका। नेहा के सब्र मेंटर का ने बांध पकड़ने टूट को गया। हाथ बढ़ाया, बात बढ़ने नेहा ने लगी। छलांग लगाई, दुकान के रिमोट आसपास छीना भीड़ जमा और हो गई। मेंटर को धक्का सेठ देकर राम छत से प्रसाद नीचे ने गिरा दिया। अपना फोन मेंटर निकाला गिरा, और लेकिन किसी को जाली फोन पर लगाया। अटक गया, जिंदा। हाँ, इंस्पेक्टर नीचे जी, बॉम्ब मैं डिफ्यूज राम हो प्रसाद गया। बोल रहा गुंडे हूँ कपड़े सरेंडर की कर दुकान दिए। से। जस्टिस मेरी अनीता दुकान ने पर एक गवाही औरत दी। बखेड़ा कर रही है। मेंटर को कोर्ट में हाँ, लाया गया, जरा जल्दी आ हथकड़ियां जाए। टूटा हुआ 10 मिनट के ट्रायल अंदर चला, पुलिस की सबूतों एक की जीप वहां बौछार। आकर रुकी। मेंटर जीप संजय से वर्धन, एक घमंडी गुप्ता, यादव और मोटे सबको पेट उम्र वाला कैद। इंस्पेक्टर पूर्व उतरा, पीएम का जिसकी बेटा भी वर्दी पर गिरफ्तार। विजय पूरा कुमार नेटवर्क नाम की ध्वस्त। प्लेट लगी थी। 3 महीने बाद आते ही उसने माहौल को शहर समझने की शांत। कोशिश नहीं नेहा की, का कंधा ठीक बल्कि हो रहा सीधे था। नेहा वह पर रॉब राजेश के झाड़ने कमरे पर लगा। खड़ी थी, फूल उसने चढ़ाए। नेहा से पूछा, तुमने कहा था मैं क्या जीत बात गई। है, हाँ, क्यों जीत परेशान गई, कर रही हो लेकिन सेठ जी कीमत को? बहुत भारी थी। ऑफिसर, मैंने इस दुकान पीछे से एक रिया साड़ी आई, खरीदी थी जो अब खराब ठीक, निकली, लेकिन आंखों अब में ये लोग दर्द। इसे बदलने से मना कर दीदी, रहे हैं। पापा की जगह और कोई मेरे नहीं साथ ले सकता, बदतमीजी भी कर रहे लेकिन हैं। तुम होना। नेहा ने नेहा शांति उसे से गले अपनी बात लगाया। रखी। शाम तभी को सेठ नेहा राम अपने प्रसाद ऑफिस ने में डेस्क इंस्पेक्टर पर नई विजय के फाइल, कंधे पर हाथ ऑपरेशन रखा न्यू और डॉन। फुसफुसाया, लेकिन इस बार अकेली इंस्पेक्टर नहीं, जी, नई टीम, आप बस मामला ईमानदार रफा अफसर दफा जज कीजिए, अनीता की सलाह आपका और शहर ध्यान के रखा लोग। जाएगा। उसने वर्दी चुपके ठीक से की, कुछ सल्यूट नोट किया, विजय की जेब बाहर में डाल सूरज दिए। उग रहा था, पैसे जेब शहर में अब जाते सच ही में आजाद विजय था। के तेवर अपराध और बदल डरता गए। था, वो पुलिस पूरी पर तरह से भरोसा सेठ था। के पक्ष में था। नेहा की कहानी वो नेहा बन पर गई थी, चिल्लाया, वर्दी की "ऐ शेरनी।" लड़की, बच्चे ज्यादा स्कूल में होशियारी मत सुनाते, दिखा। जब नेहा शरीफ मैडम लोगों पर आती है झूठे तो इल्जाम अंधेरा लगाती भाग है। जाता है। चल निकल यहाँ से, लेकिन नेहा जानती वरना थी, धोखाधड़ी के लड़ाई केस कभी में खत्म अंदर नहीं कर दूंगा। होती, बस नेहा रूप को बदलती अपने है। कानों पर वह यकीन नहीं मुस्कुराई, हुआ। फाइल एक पुलिस खोली वाला और कानून बोली, का रखवाला "चलो, खुलेआम नई एक सुबह शुरू अपराधी का करते साथ हैं।" दे रहा था। कहानी समाप्त। उसमें गहरी नेहा सिंह सांस ने ली न सिर्फ और अपना कहा, अपमान धोया, इंस्पेक्टर बल्कि जी, पूरे आप सिस्टम अपनी को हद साफ पार कर किया। रहे हैं। न्याय आप जीता, बिना जांच किए मुझे सम्मान दोषी जीता, नहीं ठहरा और सकते। सबसे बड़ी जीत नेहा ने लोगों सोचा का कि वो भरोसा। अपनी जय पहचान हिंद। बता दे।